हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, ये हमारा नेशनल इनकम का लास्ट वीडियो है और इसमें अब आपका नेशनल इनकम पूरा कवर हो जाएगा क्लास 12th का। और उसके बाद हम अगले चैप्टर पर जाएंगे, बट पहले जल्दी से फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए, आपका एक टॉपिक तो इस चैप्टर में ये रह गया था कि डबल काउंटिंग क्या होता है, हिंदी दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। देखो, जब एक देश राष्ट्रीय आय की गणना करता है, जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, तो उस टाइम एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जिसको दोहरी गणना कहते हैं। बच्चों, एक तो याद रखो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 से 4 नंबर का आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो होता क्या है, देखो, हमेशा हमें राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु को लेना होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय आय में हम किसको लेते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा को। परंतु अगर गलती से कभी किसी ने मध्यवर्ती वस्तु मतलब इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विस को राष्ट्रीय आय में ले लिया, तो आप समझ जाइए कि आपको दोहरी गणना की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। सपोज करो आपके हाथ में जो बुक है या नोटबुक है, ठीक है, तो वो अब आपके हाथ में है, आप उसके अंतिम उपयोगकर्ता हो, फाइनल कंज्यूमर। मान लो आपकी जो हाथ में बुक है वो 500 रुपए की है, तो वो अंतिम वस्तु है, उसे राष्ट्रीय आय में लिया जाएगा। लेकिन उस बुक को बनाने में जो पेज यूज हुए, ठीक है, उस किताब को बनाने में जो पन्ने यूज हुए, मान लो वो 100 रुपए के पन्ने लगे उसमें, ठीक है, तो वो जो 100 रुपए के पेज की वैल्यू है वो मध्यवर्ती है। क्यों है वो मध्यवर्ती? क्योंकि वो पेज अभी तक तैयार नहीं हुआ, ठीक है, तो वो मध्यवर्ती है। लेकिन बुक जो है वो क्या है, अंतिम है। अब आप देखो, अगर अब आप किताब की भी वैल्यू ले लेते हो और उस पेज की भी वैल्यू ले लेते हो, तो पेज 2 बार आ गया। कैसे आ गया 2 बार? एक बार तो आपने पेज की वैल्यू ले ली, दूसरी बार आपने जब बुक की वैल्यू ली, किताब की वैल्यू, तो उस किताब में वो पेज की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, जुड़ी हुई है। तो आप देखो, वो जो पेज की वैल्यू 2 बार काउंट हो गई। और इसी समस्या को हम नाम देते हैं किस चीज की, दोहरी गणना की समस्या। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय को मापने में प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र में केवल केवल कौन सी वस्तु को लेते हैं, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि नेशनल इनकम में सिर्फ क्या लेते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा। देखो क्या लिखा है, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब अंतिम वस्तुओं के मूल्य के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल कर लिया जाता है। समझ गया मेरी बात? समझ गया मेरी बात? क्या है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब देखो एक चीज, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। देखो जरा इस एग्जांपल की तरफ स्क्रीनशॉट कर लिया इस पेज का, इसका स्क्रीनशॉट कर लो बचवा, कर लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। और 2 पॉइंट याद रखिए मेनली जो मैंने आपको बताया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये 2 पॉइंट याद रखिए आप, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे आइए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास आपके लिए, ध्यान देना। और जब भी दोहरी गणना की समस्या लिखनी होगी तो याद रखना ये एग्जाम्पल जरूर देना है आपको। देखो क्या है, एक फार्मर है, फार्मर किसान, ठीक है, उस किसान ने क्या किया, उसने खेती की, गेहूं की खेती की, ठीक है। उसके पास कच्चा माल आगत इनपुट पहले से ही था, 0 रुपए का इनपुट उसको लगाना पड़ा क्योंकि सारा कच्चा माल जो बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसके घर में पड़ा हुआ था। अब उसने 500 रुपए का उस फार्मर ने मतलब गेहूं की खेती की, और वो गेहूं बना के फार्मर फिर आपका किसान, इसने मिलर को, मिलर मतलब चक्की वाला, इसने चक्की वाले को 500 रुपए में गेहूं बेच दिया, ठीक है। अब देखो चक्की वाले ने क्या किया, इसने इसका बनाया आटा, ठीक है, और आटा बना के इसने 700 रुपए में बेच दिया, किसको, बेकरी वाले को। 700 रुपए में इसने आटा बेच दिया बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने क्या किया, इसका ब्रेड बना के और अंतिम उपयोगकर्ता, फाइनल कंज्यूमर, जो लास्ट यूजर है, उसको बेच दिया 1000 रुपए में, ठीक है। अब देखो गलती कहां होती है, गलती इस बात को लेके होती है कि हर व्यक्ति को लगता है कि जो मैंने बनाया वो अंतिम है, जो वस्तु मैं बना रहा हूं वो क्या है, अंतिम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस सोच के हिसाब से चलोगे तो ये फार्मर कहेगा कि मेरी अंतिम वस्तु है 500 रुपए की, ठीक है। ये मिलर ये कहेगा मेरी अंतिम वस्तु है 700 रुपए की, और ये बेकरी वाला क्या बोलेगा, मेरी अंतिम वस्तु है 1000 रुपए की। अब इनके हिसाब से अगर आप देखो तो अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य टोटल 2200 रुपए आ गया, जो गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, आप ध्यान दो, देखो क्या गलती है इसमें। अब बताओ इस आटे का वैल्यू, जो सॉरी गेहूं का वैल्यू जो 500 रुपए है, वो कहां जुड़ा हुआ है, आटे की वैल्यू में 700 रुपए में जुड़ा हुआ है ना। और फिर देखो ये जो आटा 700 रुपए का है, इसकी वैल्यू कहां जुड़ी हुई है, ब्रेड में जुड़ी हुई है, जो 1000 रुपए की है ब्रेड, उसमें 700 जुड़ा हुआ है। तो यहीं पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। लो
स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है। ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं हाउ टू अवॉइड, इससे कैसे बच सकते हो आप। इसको लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लो। देखो जरा जी, बता दूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अब देखिए कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं आप। देखिए, दोहरी गणना से बचने के आपके पास टोटल रास्ते हैं दो। पहला रास्ता क्या है, देखो, अंतिम उत्पाद विधि, अंतिम आउटपुट विधि, ठीक है। अब ये विधि क्या कहता है, ये विधि कहता है भाई एक बात पता, जो अंतिम प्रयोगकर्ता था, कौन था यहाँ पे अंतिम प्रयोगकर्ता मेरे एग्जाम्पल में, उपभोक्ता, उसके हाथ में वस्तु कितने की पहुंची, बताओ मुझे। अंतिम प्रयोगकर्ता कौन था, कंज्यूमर था ना, जिसने ब्रेड खाया था अभी, ठीक है। तो अंतिम प्रयोगकर्ता के हाथ में वस्तु कितने की पहुंची, बस आप सीधा उस वस्तु और सेवा के मूल्य को लो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इस विधि के अनुसार केवल अंतिम को राष्ट्रीय आय में निर्धारित करने के लिए वस्तुओं की मात्रा को जोड़ना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवा की मात्रा को जोड़ना चाहिए। दिए गए उदाहरण में अंतिम उपभोक्ता को बेची गई 1000 रुपए की ब्रेड का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। बोलो ठीक हो। और दूसरी विधि की तरफ स्क्रीनशॉट करिए इसका, दूसरी विधि की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरी विधि में क्या लिखा है, मूल्य वृद्धि विधि, हिंदी वैल्यू एडेड मेथड, सॉरी इंग्लिश वैल्यू एडेड मेथड, हिंदी मूल्य वृद्धि विधि। अब ये मूल्य वृद्धि विधि क्या होता है, मूल्य वृद्धि, इसमें आपको देखना है, मूल्य वृद्धि को इंग्लिश में वैल्यू एडेड बोलते हैं। इसमें आपको देखना है कि हर बंदे ने कितना वैल्यू ऐड किया है, कितना मूल्य वृद्धि किया। उत्पादन विधि में मैंने आपको वैल्यू ऐड निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं वैल्यू ऐड, मूल्य वृद्धि कैसे निकालते हैं, मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मध्यवर्ती लागत, ठीक है। चलो आओ मेरी मदद करो, पहले याद करो फार्मर को, किसान को याद करो। किसान ने कितने का गेहूं बनाया था, 500 रुपए का, लेकिन इनपुट कच्चा माल कितना लगाया उसने, 0 रुपए का, क्योंकि सब कुछ उसके खुद के पास था। तो किसान ने कितने की मूल्य वृद्धि कर दी, 500 की, ठीक है। फिर उसके बाद मिलर के पास जाओ, उसने जो आटा बना के बेचा वो कितने का बेचा, 700 रुपए का, लेकिन उसने गेहूं कितने का खरीदा था किसान से, 500 रुपए का। तो बोलो इस बंदे ने कितना मूल्य वृद्धि कर दिया, इसने इसने कर दिया 200 का मूल्य वृद्धि। फिर आप पहुंचो बेकर के पास, बेकरी वाले के पास, ठीक है। बेकरी वाले ने ब्रेड कितने का बेचा बच्चे, 1000 रुपए का, और बेकरी वाले ने आटा कितने का खरीदा था, 700 रुपए का। तो आप नोटिस करो इसने मूल्य वृद्धि कितनी कर दी, 300 रुपए। एक ने मूल्य वृद्धि की 500, एक ने मूल्य वृद्धि की 200, और एक ने मूल्य वृद्धि कर दी कितने की, 300। आप जोड़ लो तीनों को, एक का था 500, एक का था 300, एक का था 200। तो मतलब टोटल नेशनल इनकम में कितना लिया जाएगा, 1000 रुपए। उम्मीद करता हूं सब समझ गए मूल्य वृद्धि दोहरी गणना की समस्या क्या है। सबको पता चल गया कि हम जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवा लेते हैं, अगर उसको मध्यवर्ती ले लिया गया है तो दोहरी गणना की समस्या आ गई। बचे कैसे, तो अंतिम उत्पाद विधि, जिसमें आपको देखना होता है कि अंतिम प्रयोगकर्ता के हाथ में चीज कितने की गई है, और दूसरा मूल्य वृद्धि विधि, इसमें देखना होता है कि जितने भी उत्पादक हैं उन सब ने कितना मूल्य वृद्धि किया है। बताइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए, टॉपिक ये खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान देना आप एक चीज की तरफ, अब आप ध्यान देना एक अगले बात की तरफ ध्यान देना बाप, कि भाई हाँ ये रहा। बेटा अब आप यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान दोगे, एक ये हटा दो ना, एक आपका है, सभी लोग ध्यान देंगे, एक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज जो 3 टॉपिक करने वाले हो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, डबल काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आपके पास जो जीडीपी होती है वो दो तरीकों की होती है, एक होता है मौद्रिक जीडीपी, एक होता है वास्तविक जीडीपी। पहले तो मैं आप सबको एक बार जीडीपी का मतलब समझा दूं, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, फुल फॉर्म सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन होता क्या है, देखो एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष एक साल में, एक देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा डोमेस्टिक टेरिटरी, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनाया गया है, फाइनल गुड्स और सर्विस, अंतिम वस्तु और सेवा, उस अंतिम वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को, कुल मूल्य टोटल वैल्यू, उस गुड्स और सर्विस के टोटल वैल्यू को आप नाम देते हो किसका बच्चे, जीडीपी का।
तो याद रखो, आज के बाद मैं कभी पूछता हूँ व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है, तो आप मुझे बताओ कि भैया ये कुल मूल्य है। क्या है ये? कुल मूल्य है। किसका? अंतिम वस्तु और सेवा का, जो कहां बना? एक देश की घरेलू सीमा में। कब बना? एक साल के अंदर। ये है जीडीपी। अब बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जब कुल मूल्य निकालते हैं ना, टोटल वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास ऐसे 10 पेन है, ठीक है, और मुझे उसका कुल मूल्य निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास पेन कितने हैं? 10, ठीक है, और एक पेन मान लो 50 रुपए का है, तो 10 इंटू 50, तो कुल मूल्य, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 500। ये तरीका होता है टोटल वैल्यू निकालने का। मतलब ये कि कभी भी अगर आपको टोटल वैल्यू निकालना है, कुल मूल्य निकालना है, तो क्या करो? मात्रा का, मात्रा पता ही आपको है ना, मात्रा का, क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई कर लो। किससे? प्राइस से, कीमत से। जो कीमत होगी, जो प्राइस होगा आपका, उस चीज से आप मल्टीप्लाई कर लो, पी से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही मात्रा का मल्टीप्लाई प्राइस से होगा, आपको कुल मूल्य का पता चल जाएगा। सुन गए आप मेरी बात? आप ध्यान दो। जीडीपी क्या है? जीडीपी है कुल मूल्य। कुल मूल्य किसका? वस्तु और सेवा का। जो कहां बन, अंतिम वस्तु और सेवा, ध्यान रखना, जो कहां बना? एक देश की घरेलू सीमा में बना। कब बनाया गया? एक लेखा वर्ष में बनाया गया। ठीक है, अब कुल मूल्य कैसे निकालते हैं बेटा? कुल मूल्य निकालने के लिए जितनी भी वस्तु और सेवा बनी है, उसका मल्टीप्लाई कर लो। किससे बच्चे मेरे? प्राइस से, कीमत से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कुल मूल्य का पता चल जाएगा। अब मेरी बात की तरफ ध्यान दो, इसको स्क्रीनशॉट करो और फिर मेरी एक बात पे ध्यान दो। जब बेटा आप कीमत से मल्टीप्लाई करने जाओगे, तो अब कीमत कौन से वर्ष की ले? ध्यान दो। अगर आप हो 2000, मान लो 2025-26 की हम बात कर रहे हैं, अगर आप 2025-26 में जितनी वस्तु बनाई गई, Q4 क्वांटिटी, मात्रा, जितनी वस्तु बनाई गई, उसका मल्टीप्लाई आप 2025-26 की ही कीमत से कर लेते हो। मतलब जिस वर्ष की वस्तु और सेवा है, उसी वर्ष की कीमत, 2025-26 की वस्तु और सेवा, और कीमत भी कब का? 2025-26 का। तो जो जीडीपी आएगा, उस जीडीपी को बेटा आप नाम देते हो किस चीज का? वो जीडीपी आपकी कौन सी जीडीपी है? नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, हिंदी बेटा मौद्रिक जीडीपी हम उसको बोलते हैं। समझ गए क्या होता है मौद्रिक जीडीपी? इसका एक और नाम है बेटा, मौद्रिक जीडीपी को कुछ लोग चालू कीमत पर जीडीपी भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी, कुछ लोग बोलते हैं चालू कीमत पर जीडीपी। अरे भैया क्या चालू है इसमें बताओ? चालू है कीमत। कौन से वर्ष की कीमत है बोलो? चालू वर्ष की, मतलब जो साल चल रहा है उस वर्ष की। तो इसलिए हम इसको मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमत पर जीडीपी बोलते हैं। अच्छा, समझ गए। तो फिर एक और चीज हो सकती है बेटा, देखो ध्यान देना, मान लो वस्तु और सेवा ले ली आपने 2025-26 की, मतलब जो साल चल रहा है उस साल की आपने वस्तु और सेवा ले ली, लेकिन जब कीमत से मल्टीप्लाई करने की बारी आई, तो जो कीमत आपने लिया वो वर्तमान वर्ष का नहीं लिया, वो कीमत आपने लिया आधार वर्ष का, बेस ईयर। बेस ईयर किसे कहते हैं? कोई भी पिछला साल, कोई भी पिछला साल, उसे हम बेस ईयर बोलते हैं। बेस ईयर कौन डिसाइड करता है बेटा? एक देश में आधार वर्ष क्या होगा, ये सरकार डिसाइड करती है। अभी भारत में आधार वर्ष किसको माना जा रहा है? 2011-12 को अभी भी भारत में आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप वस्तु और सेवा लेते हो चालू वर्ष की, लेकिन जो कीमत है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, आप वो लेते हो किसी पिछले वर्ष की, आधार वर्ष की। ठीक है, तो इस तरीके के जीडीपी को, इस तरीके के जीडीपी को हम नाम देते हैं क्या? वास्तविक जीडीपी, मतलब कि रियल, रियल जीडीपी। कुछ लोग रियल जीडीपी को ही एक और नाम देते हैं क्या? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये यहां गलत लिखा है, चालू कीमत, स्थिर कीमत पर जीडीपी। ठीक है, या तो वास्तविक जीडीपी या दूसरा नाम स्थिर कीमत पर जीडीपी। ओए, स्थिर कीमत क्यों बोल रहे हैं हम? क्या हो गया जो स्थिर हो गया बेटा? ये कीमत कौन से साल की है बताओ मुझे? क्या चालू वर्ष की कीमत है? नहीं ना, किसी पिछले साल की कीमत है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया बेटा? स्थिर कीमत पर जीडीपी। बोलो ठीक हो? ठीक हो सर? जीडीपी क्या है? कुल मूल्य है। किसका? वस्तु और सेवा का, अंतिम वस्तु और सेवा का, जो कहां बना? एक देश की सीमा में। कब? एक साल में। अच्छा ठीक है, जब कुल मूल्य निकालने जाओगे तो दो रास्ते हैं, एक जिस साल का वस्तु और सेवा, उसी साल की कीमत से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो जीडीपी आएगा वो कौन सा है? वो है आपका मौद्रिक या चालू कीमत पर जीडीपी। और दूसरा,
जिस साल का वस्तु और सेवा है, अगर उस साल के कीमत से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने कौन से वर्ष का कीमत ले लिया, आधार वर्ष का, किसी पिछले वर्ष का, तो अब जो जीडीपी आएगा वो कौन सा जीडीपी, आपका रियल जीडीपी, मतलब कि वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमत पर जीडीपी। चलिए करिए इसका स्क्रीनशॉट। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, ध्यान देना क्या लिखा है। मौद्रिक जीडीपी या चालू कीमत पर जीडीपी, जब एक दिए गए वर्ष की जीडीपी का उसी वर्ष की कीमत के आधार पर आकलन किया जाता है, तब हम उसे मौद्रिक जीडीपी या चालू वर्ष की जीडीपी कहते हैं। दूसरा, वास्तविक जीडीपी या फिर स्थिर कीमत पर जीडीपी, चालू गलत लिखा हुआ है, स्थिर कीमत पर जीडीपी क्या है, जब एक दिए गए वर्ष की जीडीपी का आधार वर्ष मतलब कोई पिछला वर्ष, ठीक है, की कीमत के आधार पर आकलन किया जाता है, तो उसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। बच्चे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता चले, ठीक है, चलो आगे दिखाई देता हूं मैं आपको। ठीक है, आप यहाँ पे पहले ध्यान दो, पहले आप फॉर्मूले पे ध्यान दो, आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दो पहले। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये कैसे हटेगा भाई, सिखा दे भाई, एक बार में सिखा दे। हाँ जी बच्चों ध्यान देना, क्या है, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का जो है निर्धारण कैसे होता है। बेटा आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, सेट कर लो। एक नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। देखो होता क्या है बेटा, कभी भी आपको अगर रियल जीडीपी निकालना है, रियल समझ गए ना आप, वास्तविक जीडीपी निकालना है, तो आप क्या करो, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक मतलब नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दो बेटा किससे, कीमत सूचकांक इंग्लिश में कहते हैं प्राइस इंडेक्स, और इनटू कर लो 100 से, तो बस आपको रियल जीडीपी मिल जाएगा। आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लें। कीमत सूचकांक क्या है वो मैं बता रहा हूं, पहले आप ये क्लियर कर लो कि मौद्रिक जीडीपी उठाओ, मौद्रिक आपका नॉमिनल जीडीपी, और उसको डिवाइड किससे करना है, कीमत सूचकांक से, और गुना में 100, तो करते ही आपको वास्तविक जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं मौद्रिक जीडीपी का फॉर्मूला सिखा दो, यार देखो कितना सिंपल है। देखो रियल जीडीपी, ये जाके उधर मल्टीप्लाई, ये देखो ना रियल जीडीपी, ठीक है, ये प्राइस इंडेक्स जो डिवाइड में वो इस तरफ आके किस में, मल्टीप्लाई में, ये 100 जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा किस में, डिवाइड में, बराबर क्या, नॉमिनल जीडीपी। तो मतलब कि आपको एक दूसरा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस एक याद रखिए, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, कभी भी रियल जीडीपी चाहिए, वास्तविक जीडीपी चाहिए, तो मौद्रिक जीडीपी को कीमत सूचकांक से भाग करिए और 100 से गुना करिए, आपको आपका वास्तविक जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, ये तीन चीजें यहाँ पे देखो ध्यान दो, तीन चीजें हैं इस फॉर्मूले में, क्या क्या है, एक है वास्तविक जीडीपी, एक है मौद्रिक, दूसरा कीमत सूचकांक। तीन में से कोई दो चीज बता देगा, कभी ये और ये बता देगा, वास्तविक पूछ लेगा, कभी वास्तविक मौद्रिक बता देगा, कीमत सूचकांक पूछ लेगा, कभी क्या करेगा आपके साथ, वास्तविक और कीमत सूचकांक बता देगा, मौद्रिक पूछ लेगा। मुझे नहीं पता कैसे पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, और एक नंबर में पूछेगा। भैया फॉर्मूला याद रखे, क्या है फॉर्मूला, बिल्कुल साफ रखे, क्या है, रियल जीडीपी अगर चाहिए तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करो किससे, प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक से, और गुना कर लो किससे, 100 से। चलो यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए वास्तविक जीडीपी 200 है, कीमत सूचकांक 110 है, मिल गया आपको कीमत सूचकांक 110, तो कहता है मौद्रिक जीडीपी निकालो। लो भाई वास्तविक पता है, कितना पता है वास्तविक, 200, मौद्रिक निकालना है, नॉमिनल जीडीपी नहीं पता, कीमत सूचकांक पता है 110 है ना, कीमत सूचकांक कितना है 110, ठीक है, और इनटू में क्या 100, फॉर्मूले वाला, जीरो से, है ना, यही होगा ना, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 11 जाएगा उस तरफ मल्टीप्लाई में, 200 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में आएगा 10 बराबर नॉमिनल जीडीपी। लो भाई आ गया, एक जीरो से एक जीरो और कट गया, तो 220 बराबर नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर, कभी कभी तो 3 नंबर में भी आ गया। इसको कर लो आप, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको जल्दी कर लो, तेजी तेजी में, हो गया। अब देखो बच्चे, एक वर्ड है जीडीपी अपसफायक, बिल्कुल परेशान ना हो, जीडीपी अपसफायक कीमत सूचकांक का ही दूसरा नाम है।
कीमत सूचकांक, जिसको आपने प्राइस इंडेक्स बोला था, उसी का दूसरा नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। और अगर कभी कोई पूछ ले कि व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, तो बता दो कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम नॉमिनल जीडीपी का, किसका बच्चों, नॉमिनल जीडीपी मौद्रिक जीडीपी का रियल जीडीपी के साथ, वास्तविक जीडीपी के साथ रेशियो निकाल देते हैं, है ना, तो हमें जो मिलता है वो क्या है, जीडीपी ऑफ सफायक। याद रखो कि क्या, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी ऑफ सफायक क्या है, तो इट इज रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को जीडीपी ऑफ सफायक कहते हैं। एक बार 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया कि जीडीपी ऑफ सफायक का महत्व क्या है। याद रखो, जो आपका मौद्रिक जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी, उसको वास्तविक में कन्वर्ट करने का काम भाई साहब ही करते हैं। अगर भाई साहब ना हो, अगर जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी ऑफ सफायक ना हो, तो मौद्रिक जीडीपी वास्तविक में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं ठीक है ये सारा आपको। चलिए अगली चीज पे ध्यान दो। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दोनों मेथड में से कौन सा बेटर है, वास्तविक और मौद्रिक में बढ़िया कौन सा है। देखो अगर एक बिना पढ़े हुए बच्चे से पूछा जाए तो वो हमेशा कहता है कि मौद्रिक जीडीपी बढ़िया है। मैंने पूछा क्यों, कहता है देखो जी, इसी साल की वस्तु और सेवा और इसी साल की कीमत, तो इसलिए हम कह रहे हैं मौद्रिक जीडीपी बढ़िया है। लेकिन ऐसा, ये सच नहीं है, मौद्रिक बढ़िया नहीं है। बढ़िया कौन सा मेथड होता है, वास्तविक। देखो क्या है, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, वास्तविक जीडीपी वस्तु और सेवाओं को के बढ़े हुए उत्पादन के प्रभाव को निर्धारित करने में सहायता करता है, क्योंकि यह केवल भौतिक उत्पादन में परिवर्तन से ही प्रभावित होता है। बात समझो, वास्तविक में क्या है बच्चों, इस साल का वस्तु और सेवा, और कीमत कब की, कीमत पुरानी। अब पुरानी कीमत क्या है, स्थिर है, तो कीमत तो स्थिर है। अब अगर एक देश का वास्तविक जीडीपी बढ़ा तो हमें पता है कि कीमत तो स्थिर है, पक्की बात है क्या बढ़ा होगा, वस्तु और सेवा। तो इसलिए बोला गया कि वास्तविक जीडीपी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब वास्तविक जीडीपी बढ़ता है तो हमें पता है कीमत तो स्थिर है, तो देश में क्या बढ़ा है, वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ा है। वहीं पे दूसरी तरफ भौतिक उत्पादन में बढ़ोतरी आए बिना भी मौद्रिक जीडीपी बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि मौद्रिक का फॉर्मूला क्या था, इस साल का वस्तु और सेवा और इसी साल की कीमत। तो ऐसा हो सकता है कि मात्रा ना बढ़ी हो, बस कीमत बढ़ा हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमने बोला कि वास्तविक जो है वो ज्यादा बढ़िया है, मौद्रिक ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि मौद्रिक के बढ़ने के पीछे की वजह वस्तु की कीमत भी हो सकती है। अगली बात पे ध्यान देना, अगर आपको समय के आधार पर तुलना करनी है, अपने देश की इस साल की जीडीपी को अपने देश के किसी पिछले साल के जीडीपी से तुलना करनी है, तो वो तुलना करने में भी जो वास्तविक जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो बढ़िया रहता है, आसान रहता है। तो इसलिए हम वास्तविक को जो है बढ़िया मेथड बोलते हैं। अगला, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय तुलना करनी है, अपने देश की जीडीपी का किसी और देश की जीडीपी से तुलना करनी है, तो उस तुलना को करने में भी आपको वास्तविक जीडीपी ही मददगार होता है। तो इसलिए याद रखें, अगर कभी कोई पूछता है, 3 नंबर का कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा जीडीपी को निकालने का तरीका बढ़िया है, तो वास्तविक बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, पहला पॉइंट, वास्तविक जीडीपी बढ़ा तो हमें पता है वस्तु और सेवा बढ़ी है, क्योंकि कीमत तो स्थिर है, और मौद्रिक बढ़ा तो समस्या है, कीमत की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा अगर समय के आधार पर तुलना करनी है तो वास्तविक से करना आसान है, और अगर अंतरराष्ट्रीय तुलना करनी है तो वो भी वास्तविक से करना आसान है। कर लो स्क्रीनशॉट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब है आपके पास आखिरी टॉपिक, अब आपके पास है आखिरी टॉपिक। टॉपिक है कि मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी में से, आपको ये तो पता चल गया बढ़िया कौन है। अब टॉपिक आपका ये है कि जो वास्तविक जीडीपी होता है, आपको पता होना चाहिए, जब एक देश का वास्तविक जीडीपी बढ़ता है तो वास्तविक जीडीपी बढ़ने का मतलब उस देश ने क्या किया, ज्यादा उत्पादन किया। जब उत्पादन ज्यादा किया तो सभी लोगों को वस्तु और सेवा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीडीपी के बढ़ने से, याद रखें, जीडीपी के बढ़ने से देश का कल्याण, वेलफेयर बढ़ता है। जीडीपी के घटने से देश का कल्याण, वेलफेयर घटता है। मतलब जीडीपी और कल्याण में कैसा संबंध है, धनात्मक। जब देश में जीडीपी बढ़ा तो मतलब देश ने ज्यादा बनाया है, और जब ज्यादा बनाया देश ने तो लोगों का कल्याण भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
और जब देश में जीडीपी ही कम है, वास्तविक जीडीपी कम है, तो देश में उत्पादन कम हुआ है, तो लोगों का कल्याण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बात तब सच होगी जब अदर फैक्टर, अन्य बातें स्थिर हो। कहने का मेरा मतलब ये कि कुछ बातें ऐसी होती है जो कहती है कि जीडीपी और कल्याण में धनात्मक संबंध नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, और उन्हीं बातों को हम जीडीपी तथा कल्याण की सीमा, सीमा मतलब लिमिटेशन, कमियां कह के पढ़ते हैं। तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा। देखो हेडिंग क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की सीमा। देखो एक्चुअल में टॉपिक है कि भाई हमने पढ़ा, हमने सुना कि जीडीपी और कल्याण, वेलफेयर, दोनों में धनात्मक संबंध होता है। जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो मतलब देश ने ज्यादा उत्पादन किया, लोगों का कल्याण भी बढ़ेगा। जब देश की जीडीपी घटती है तो मतलब देश ने कम उत्पादन किया, लोगों का कल्याण भी घटेगा। लेकिन सीमा लिमिटेशन ये कहती है कि ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ले देख, तेरे जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन कल्याण नहीं हुआ। या बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो ये बता देते हैं कि देख, कल्याण तो हुआ लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ी। समझ गया मेरी बात? तो आओ इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी तथा कल्याण की सीमा। सबसे पहले पहला पॉइंट, जीडीपी का वितरण। आप बताओ, सोच के बोलना। एक देश ने जीडीपी बढ़ा लिया, लेकिन जब जीडीपी को देश में बांटने की बारी आई तो जीडीपी का बड़ा हिस्सा अमीर ले गए और छोटा हिस्सा जीडीपी का गरीबों में गया। तो बोलो, क्या जीडीपी के बढ़ने के बाद भी कल्याण बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि कल्याण तो तब होगा ना जब देश की कमाई का हिस्सा गरीबों को भी मिले। लेकिन अगर वितरण असमान है, अनइक्वल है, जीडीपी का बड़ा हिस्सा अमीर के पास, छोटा हिस्सा गरीब के पास, तो जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं हो पाएगा। पहली सीमा देखो, यह संभव है कि जीडीपी में वृद्धि के साथ असमानताएं बढ़ जाए और आय का वितरण भी बढ़ सकता है। यानी अमीर और गरीब के बीच में जो है, बीच की जो खाई है वो बढ़ सकती है। जीडीपी आय के वितरण में असमानताओं में होने वाले बदलाव को ध्यान में नहीं रखता है। इसलिए लोगों का कल्याण जीडीपी में होने वाली वृद्धि के बराबर नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको बोला कि भाई जीडीपी बढ़ा, ठीक है जी, हम बड़े खुश थे, कल्याण होगा। लेकिन जब बारी आई जीडीपी को देश में बांटने की, तो जीडीपी का बड़ा हिस्सा ले गया अमीर और वो बन गया और अमीर, छोटा हिस्सा गया गरीबों के पास, वो रह गया और गरीब। जीडीपी के बढ़ने के बाद भी गरीबों का कल्याण नहीं हो पाया, वेलफेयर नहीं हो पाया। तो ये पहली सीमा है आपकी जीडीपी एंड वेलफेयर की। देखो बच्चे, जीडीपी वेलफेयर साथ साथ में चलते हैं। देश का जीडीपी बढ़ेगा, कल्याण बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, कल्याण बढ़ेगा। लेकिन टोटल 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ले, तेरी बात झूठी हो गई, और उसी को हम कहते हैं सीमा, जीडीपी तथा कल्याण की सीमा। पहला पॉइंट, अगर जीडीपी का वितरण बराबर नहीं हुआ तो आप कितनी भी जीडीपी बढ़ा लो, कल्याण नहीं होगा। कर लो स्क्रीनशॉट। दूसरा पॉइंट, कीमत में परिवर्तन। बच्चे आप भूल गए, जीडीपी को निकालने का एक और तरीका था मौद्रिक जीडीपी। तो अगर आपने मौद्रिक जीडीपी से निकाला जीडीपी, तो क्या होगा, वस्तु और सेवा चालू वर्ष की और कीमत भी कब का, चालू वर्ष का। तो अब अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ा, अगर देश का मौद्रिक जीडीपी बढ़ा, तो उसके पीछे का कारण मात्रा के अलावा क्या हो सकता है, कीमत भी हो सकती है। तो इस तरीके के जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर एक देश की जीडीपी बढ़ रही है और बढ़ने के पीछे की वजह वस्तु और सेवा नहीं है, मात्रा नहीं है, बल्कि उस देश की कीमत है, वस्तुओं की कीमत, तो ऐसे जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कल्याण नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, यदि जीडीपी में वृद्धि कीमत में वृद्धि के कारण है, ना कि वस्तु और सेवाओं मतलब भौतिक उत्पादन में वृद्धि के कारण, तो यह आर्थिक कल्याण का विश्वसनीय सूचकांक नहीं है, मतलब इससे कल्याण नहीं होगा। कर लो स्क्रीनशॉट। दूसरा पॉइंट। चलो तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। गैर मौद्रिक आदान प्रदान, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बच्चे अभी भी देश में बहुत सारे लेन देन है जो गैर मौद्रिक है। एग्जाम्पल, मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, बताओ क्या ये मौद्रिक लेन देन है? क्या मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है तो बदले में पैसे लेती हैं? नहीं। मम्मी ने आपके कपड़े धोए, क्या उसके लिए वो पैसे लेती हैं? नहीं। आपने अपने छोटे भाई बहन को बिठा के 1-2 घंटे पढ़ा दिया, क्या आप इसके लिए उससे पैसे लेते हो? नहीं। अब आप ये समझें, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सारे लेन देन गैर मौद्रिक, मतलब इन टर्म ऑफ मनी नहीं है, पैसों के रूप में नहीं है। अब इन लेन देन से कल्याण तो बढ़ा, मम्मी ने आपको खाना बना के दिया, आपका कल्याण हुआ, वस्तु और सेवा मिली आपको,
कल्याण बढ़ा, लेकिन ये लेन देन पैसों के रूप में तो नहीं है, तो इसको जीडीपी में तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीडीपी में तो सिर्फ वही आएगा ना जो पैसों के रूप में होगा। सही कह रहे हैं ना? तो जीडीपी में नहीं आया, लेकिन कल्याण तो हुआ क्योंकि आपको वस्तु और सेवा मिली। लो जी, कल्याण ऊपर जीडीपी वही, तो सीमा बन गई ना, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि जीडीपी और कल्याण साथ साथ चलते हैं, तो यहाँ तो नहीं चले साथ साथ। देखो क्या लिखा है, कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में कई गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक संदर्भ में, मतलब पैसों की फॉर्म में बहुत सारे लेन देन नहीं देखे जाते, जैसे गृहिणी की सेवाएं, हाउसवाइफ की सर्विस, जैसे बागवानी, अवकाश के समय की गतिविधियां, छुट्टियों में आप थोड़ा बहुत ऐसे काम कर रहे हो, मान लो अपने गांव चले गए, वहां खेती बाड़ी कर रहे हो। ठीक है, ये गैर बाजार लेन देन होते हैं, मतलब इनका कोई नंबर पैसों की फॉर्म में इनका डेटा होता नहीं है। अब क्या है, ये लेन देनों ने आपका कल्याण तो बढ़ा दिया, मम्मी ने जो आपको सेवा दी उसमें कल्याण तो बढ़ा, लेकिन जीडीपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो मनी की फॉर्म में, मुद्रा के रूप में नहीं है। स्क्रीनशॉट करिए और निकालिए अगले पॉइंट की तरफ, करिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे है, और लो भैया, मैं तो बस इसी पॉइंट को पढ़ाने आया था, सच बताऊं तो आज मैं तब से वेट कर रहा था कि जल्दी से ये पॉइंट आ जाए। क्या है ये? बाह्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पेपर में आने वाला पॉइंट यही होता है यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाह्यता। बाह्यता किसे कहते हैं? बाहरी प्रभाव, एक्सटर्नल इफेक्ट। अगर किसी गतिविधि का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, लेकिन आपने खुद वो काम नहीं किया है, किसी और ने कोई काम किया और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया, तो इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? बाह्यता का नाम देते हैं। अब बाह्यता में होता क्या है, आपके ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है, आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा तो आप उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं दे रहे हो, और बुरा प्रभाव पड़ा तो आप उसके ऊपर कोई दंड नहीं लगा पा रहे हो, पेनल्टी नहीं लगा पा रहे हो, और इस बात को हम बाह्यता बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, बाह्यता किसी फर्म, फर्म मतलब संस्था, या किसी व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों से होने वाले लाभ या हानि से है। सुन रहे हो? किसी व्यक्ति ने या किसी कोई फर्म ने कोई गतिविधि की जिससे आपको कोई लाभ या हानि हुआ, जिसके लिए उन्हें भुगतान या दंड नहीं दिया जाता है। अच्छा प्रभाव पड़ा तो आपने कोई पैसे नहीं दिए उसको, और बुरा प्रभाव पड़ा तो आप उसके ऊपर कोई दंड नहीं लगा पाए। और बाह्यता के दो प्रकार होते हैं। नकारात्मक बाह्यता का उदाहरण देखो क्या है, औद्योगिक संयंत्रों के कारण होने वाला पर्यावरण प्रदूषण। लो जी, नेगेटिव दो टाइप का होता है बाह्यता, एक होता है नकारात्मक, एक होता है धनात्मक। तो अब देखो नकारात्मक का एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, नेगेटिव का। कह रहे भाई आपके एरिया में इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से निकलता है धुआं, धुआं निकलता है तो इन्वायरमेंट खराब होता है, आप सांस लेते हो, आपकी हेल्थ खराब होती है। देखो एक्टिविटी किसकी? उस फैक्ट्री की। असर किसके ऊपर पड़ा? आपके ऊपर पड़ा ना, आपके ऊपर असर, लेकिन इस असर के बदले नेगेटिव असर पड़ा, आप उसके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई दंड नहीं लगा पा रहे हो, तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और इसी तरह देखो, इसी तरह प्रदूषण, स्वास्थ्य, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव का एग्जाम्पल। देखो क्या है, नेगेटिव तो हो गया। सकारात्मक बाह्यता का उदाहरण, ठीक है, लोगों द्वारा मनोरंजन के लिए सार्वजनिक पार्कों का उपयोग, जिससे कि जनता द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। हाँ जी, पार्क में गए हो ना, पार्क में गए हो, पार्क बनाया किसने? सरकार ने, तो एक्टिविटी किसकी? सरकार की। आप वहां गए, खेल रहे हो, कूद रहे हो, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है। गतिविधि किसकी? सरकार की। प्रभाव किसके ऊपर? आपके ऊपर। अच्छा या बुरा? तो अच्छा, क्योंकि स्वास्थ्य सुधरा पार्क में जाके, तो प्रभाव कैसा? अच्छा। लेकिन क्या इस चीज के लिए आप सरकार को सीधा कोई भुगतान कर रहे हो? क्या सीधा कोई पेमेंट दे रहे हो सरकार को? नहीं दे रहे ना, डायरेक्टली कोई पेमेंट तो नहीं हो रही, तो ये कैसा एक्सटर्नलिटी था बेटा? ये था पॉजिटिव। तो बाह्यता दो प्रकार, पहले बाह्यता होती क्या है? किसी फर्म या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए काम का आपके ऊपर कोई लाभ या हानि, जिसके लिए आपने ना तो उसके ऊपर कोई दंड लगाया, ना आपने उसको कोई पेमेंट की है। ठीक है, अच्छा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर तो धनात्मक बाह्यता, जैसे पब्लिक पार्क में गए, आपका हेल्थ इंप्रूव हुआ। बुरा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर तो ऋणात्मक बाह्यता, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। और अब दोनों में समस्या देखो क्या, देखो अच्छे प्रभाव से आपका कल्याण बढ़ गया, बुरे प्रभाव से आपका कल्याण घट गया, लेकिन दोनों के लिए, अच्छे के लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया, बुरे के लिए आपने कोई दंड नहीं लगाया, तो मतलब मनी, पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं इस क्रिया में। जब पैसा नहीं इन्वॉल्व तो ये जीडीपी में काउंट नहीं हो पाता, क्योंकि जीडीपी क्या था? कुल मूल्य, टोटल वैल्यू। तो वैल्यू तो तब ना जब कोई चीज मनी की फॉर्म में होगी। तो बाह्यता में कोई पैसों का लेन देन नहीं हो रहा,
तो ये जीडीपी में तो काउंट नहीं होगा। लेकिन धनात्मक बाह्यता से आपका कल्याण बढ़ गया, ऋणात्मक से कल्याण घट गया, लेकिन जीडीपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि ये बाह्यता भी क्या है, जीडीपी तथा कल्याण की एक सीमा है। चलिए करिए स्क्रीनशॉट। आ गया रोशन समझ में ना? पक्का बच्चों को भी आ गया होगा ना? ठीक है करो स्क्रीनशॉट। क्या रोशन लड़ता है मुझसे बाद में, पता है आपको? कहता है ये वाला टॉपिक आपने तेज पढ़ाया, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से वीडियो बनाना। और ऐसा कुछ हो तो तुम भी बोल दिया करो। चलो बढ़ते हैं आगे। एक और पॉइंट देखो बच्चे, जनसंख्या में वृद्धि की दर। ओ भाई ये तो एग्जाम्पल पाकिस्तान पे लागू होता है। अगर कभी कोई देश अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी जीडीपी के बढ़ने की गति से तेज उस देश की पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो बेटा फिर प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवाएं ज्यादा मिलने की जगह उल्टा कम मिलने लग जाएगी और जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो इधर रोशन भाई आई, जल्दी एक एग्जांपल देता हूं। ये हम दोनों सगे सगे भाई हैं मान लो, ठीक है। हमारे पापा आए, एक पिज्जा लाए, ठीक है। हम दोनों को कितना कितना मिलेगा? आधा आधा हम दोनों को मिलेगा। देखो एक पिज्जा आया, हम दो ही भाई थे, आधा आधा मिल गया। अब मान लो हम दोनों भाई हैं, ठीक है। पापा आए, दो पिज्जा लाए, ठीक है। कितने पिज्जा लाए भाई? हम दोनों देख के क्या सोच रहे हैं कि एक एक मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन उतने में पापा के पीछे पीछे बुआ और बुआ के 4 बच्चे आ गए। ले भाई क्या हुआ? सोचो सोचो, एक पिज्जा आया, आधा आधा मिला, लेकिन अब पिज्जा 2 आए, मतलब जीडीपी बढ़ गई, वस्तु बढ़ गई, लेकिन लोग कितने आ गए? 2 तो हम पहले ही थे, 4 बच्चे और आ गए, अब 6 लोग हो गए, तो पिज्जा डबल हुआ। बुआ को छोड़ दो, ठीक है। पिज्जा हो गया डबल, पिज्जा अब आपके पास 2 है, आप एक एक की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन अब 6 हो गई ना, पहले 2 थी अब 6, ट्रिपल हो गई। तो जितना वस्तु और सेवा बढ़ा उससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो अब मिलेगा आधा आधा, अब आधे से भी कम हो जाएगा ना। तो समझ गया मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कभी क्या कर रहे हैं, जाना है हेलो भाई हाँ जी, अगर कभी पॉपुलेशन के बढ़ने की गति जीडीपी के बढ़ने की गति से तेज हो, अब मेरे उस एग्जांपल में क्या हुआ है, पॉपुलेशन हो गई 6, है ना, और पिज्जा 2 हो पाया, तो पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल हो गई है और जो प्रोडक्शन है वो डबल हुआ है। तो पॉपुलेशन तेज बढ़ी तो प्रति व्यक्ति जितना मिलना चाहिए उससे भी कम मिलेगा और फिर जीडीपी के बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ यही होता है, उनकी जीडीपी बढ़ती है लेकिन अल्लाह की देन है पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा क्या होता है? प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवा बढ़ने की जगह उल्टा घट जाती है। देखो क्या, जीडीपी किसी देश की जनसंख्या में होने वाले बदलाव पर विचार नहीं करता है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर जीडीपी की वृद्धि की दर से अधिक है तो इससे वस्तु और सेवाओं के प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाती है, जिसका आर्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जय माता दी। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और क्या करते रहे रोशन? शेयर करते रहें और उड़ते रहें, ठीक है। आपका नेशनल इनकम का चैप्टर पूरा हो गया है। क्लास 12 यार बिल्कुल बेफिक्र रहो, जब हम हैं तो सारी वीडियो आपको मिलेगी पेपर से पहले पहले, ठीक है। और याद करने की जहां तक बात रही, मैं आप बस एक बार वीडियो को देख लो 1-2 बारी अच्छे से, ठीक है। याद तो आपको ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।